दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप करने वाली दो घटनाएं हुई है और इन्हीं दोनों घटनाओं से आपको अवगत कराना है। मैं इसलिए इस घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि महाराष्ट्र की न सिर्फ राजनीति में बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी इस घटनाओं को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखना होगा। एक ऐसी नजर से देखना होगा कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को जाति जातियों में दरार डालकर और भी अशांत बनाने की यह साजिश है क्या? किसी विशेष को बदनाम करने की यह साजिश है क्या? यह भी देख लेना आवश्यक है। कुछ घटनाएं उजागर हुई है, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक है अंतरवली सराटी में जो पथराव हुआ था, उस पथराव के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बीड जिले में विधायक एवं राजनेताओं के घर पर पथराव, आगजनी, घर जलाना या उनकी गाड़ियां जलाना, होटल जलाना, ऑफिसेज जलाना, यह काम हुए थे। उसके मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह एक घटना। और दूसरी घटना ऐसी है कि साथ ही साथ महाराष्ट्र में ओबीसी नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। यह एक दूसरे से मिली हुई घटनाएं हैं, इसीलिए इनको साझा कर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले जाते हैं मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन में हुए पथराव के विषय में। वहां पथराव हुआ, पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद बहुत ही अहिंसक वारदातें हुए और इन हिंसक वारदातों के बाद यह आरक्षण और भी भड़का, आंदोलन और भी भड़का और इस आंदोलन को बुझाते बुझाते, शांत करते करते आज महाराष्ट्र की सरकार मानो थक सी गई है। हैरान है महाराष्ट्र की सरकार आज। और यह इन पूरी घटना चक्र का जो मुख्य बिंदु रहा वो था पथराव। और वो पथराव किसने किया? यह पथराव करने वाला व्यक्ति है ऋषिकेश बेदरे। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। 1 तारीख को हिंसक वारदातें होती है और 3 तारीख को यही ऋषिकेश बेदरे आपको नजर आता है एनसीपी के नेता शरद पवार के साथ। यह कैसे हो जाता है? मतलब खुद शरद पवार ही इसके बारे में कोई खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार मिलने जाते हैं, बेदरे उनसे मिल लेता है, या बेदरे वहां बारामती या मुंबई जाकर मिला, या शरद पवार जानना आए थे तब मिला। यह भी खुलासा होना भी आवश्यक बन गया है। 2 दिन के बाद ही बेदरे शरद पवार से मिल लेता है। यह बेदरे है कौन? यह राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गट का युवक कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष है। अब ये राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के गट में क्यों आया? पहले ये किसका कार्य करता था बता दूं। यह शिवसेना के पूर्व तालुका प्रमुख दिवंगत कैलाश बेदरे का पुत्र है। कैलाश बेदरे जो शिवसेना के तालुका प्रमुख थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या करने वालों में थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण पवार के बड़े बंधु बाळराजे पवार। वो अभी हाल ही में पिछले कुछ साल पहले ही उनको आजन्म कारावास की सजा हुई है और वो अपनी सजा पैठन के खुले कारागृह में बिता रहे हैं। नासिक के बाद आजकल वो पैठन के खुले कारागृह में हैं। लक्ष्मण पवार एवं पवार परिवार के विरोध के कारण यही ऋषिकेश बेदरे पहले जुड़ गया था बदामराव पंडित, जो एनसीपी के पूर्व विधायक थे, जो शिवसेना के भी थे, इंडिपेंडेंट भी थे, उनके साथ। फिर लक्ष्मण पवार भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी से पृथक होकर अमर सिंह पंडित अलग हो गए। लक्ष्मण पवार के साथ उनकी नहीं बनी तो यही व्यक्ति बेदरे फिर जाकर मिला अमर सिंह पंडित के साथ और यही बेदरे मुख्य आरोपी बन चुका है अब
इस पथराव का, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यह उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस। दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है पप्पू शिंदे। यह और आश्चर्यजनक है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली असली शिवसेना का जिला प्रमुख कुंडली खांडे, इनके बुआ का पुत्र है यह पप्पू शिंदे, जो बीड जिले के वड़वनी तहसील के केसापुरी परभनी नामक गांव का व्यक्ति है। और ये फोटो में, सीसीटीवी फुटेज में लोगों के घर जलाते हुए नजर आता है। पुलिस इसके पीछे पड़ी थी और आखिरी में हार कर ये पुलिस के हवाले हो गया। अब जब ऐसे नेताओं के घर फूकने वाले, पथराव करने वाले लोग गिरफ्तार हो रहे होते हैं, तो इसी के पूर्व और भी कुछ घटनाएं हो रही होती है, और वो होती है किन्हीं नेताओं की बदनामी। पहले तो देश के प्रधानमंत्री की बदनामी की जाती है। सोनिया गांधी उनको मौत का सौदागर कहती है, वो बहुत पुरानी बात हुई। फिर उन्हें चौकीदार चोर है कहा गया, यह भी बात पुरानी हुई। फिर जेब कतरा कहा गया, फिर पनौती कहा गया। न जाने कितने शब्दों में मोदी की निर्भत्सना करते हुए कांग्रेसी नहीं शर्माए, क्योंकि मोदी ओबीसी होते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं। उसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, जिनको भी लगातार बदनाम किया जा रहा है। कभी पत्रकारों को खाना खिलाओ कहा, इसलिए बदनाम किया गया। कभी वो मकाऊ में क्या बोलते हैं उसको, जुआ खेलते हुए, कैसीनो खेलते हुए नजर आए, उनको बदनाम किया गया। कैसीनो खेलना मकाऊ में वैलिड है, शायद ऑफिशियल है, वहां का, वहां की इकोनॉमी ही वहां से उससे ऊपर चलती है, दारू से जैसे हमारे देश की इकोनॉमी चलती थी। मेरे ख्याल से गोवा में भी कैसीनो वैध है, जिसको भी वहां खेला जाता है। और कैसीनो खेलना इतना जघन्य अपराध तो नहीं है जितना लोगों के पैसे, मोहित कंबोज के पैसे उधार लेकर वापस न दिए जाए। बीवी के साथ कैसीनो में बैठना उतना गंभीर अपराध नहीं है। बीवी के साथ प्रॉपर्टी ली गई उस औरत को गंदी गंदी गालियां देना जितनी होती है। स्वप्ना पाटकर की बात कर रहा हूं मैं, मोहित कंबोज से पैसे लेकर संजय राउत ने डुबाए उसकी बात कर रहा हूं मैं। उससे तो अच्छे है बावनकुळे को बदनाम किया जा रहा है, छगन भुजबल को बदनाम किया जा रहा है। सब में शिवसेना नजर आती है, हमें सब में उबाठा शिवसेना नजर आती है। और साथ ही साथ पंकजा मुंडे को भी बदनाम किया जा रहा है। पंकजा मुंडे को बदनाम करने में, मैं नाम तो नहीं लूंगा उस महिला कार्यकर्ता का जो सोशल मीडिया चलाती है, क्योंकि उसने भी पंकजा मुंडे ने जब खुद को चश्मा लगा था, नंबर का चश्मा लगा था, तो उजागर कर दिया था एक वीडियो बनाकर कि अब मुझे चश्मा लग गया है, तो उसके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां की थी। गोपीचंद पडळकर को बदनाम किया जा रहा है। पकड़ पकड़ के ओबीसी नेताओं को बदनाम करके क्या करना चाहती है शिवसेना? एक तो इस तरह के वारदातें सामने आती है और ओबीसी नेताओं को बदनाम किया जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति किस कड़वट बदल रही है, यह आपको समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उबाठा की तरफ से अगर यही जातीय वाली कड़वाहट घोलने का काम किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक खतरनाक मोड़ आ गया है, यह याद रखिए। अगर आप भी सहमत है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।